नमस्कार दोस्तों। ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आप देख रहे हैं मेरे साथ भाऊ तोरसेकर जी जुड़ गए हैं। स्वागत कर लेते हैं भाऊ। नमस्कार, नमस्कार। अभिनंदन। भाऊ, इस समय की जिसको हम टीवी की भाषा में कहें तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेरल्ड केस में ईडी का जो आरोप पत्र था उस पर संज्ञान लेने से मना कर दिया है। और इसके बाद से हम देख रहे हैं पार्लियामेंट का चूंकि सेशन चल रहा है तो बाहर आकर के कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने एक तरीके से नृत्य करना शुरू कर दिया है और ये कहना शुरू कर दिया है कि गांधी नेहरू परिवार पर राजनीतिक बदले की भावना से इस तरह के केस लादे जा रहे हैं और क्लीन चिट मिल गई है, जबकि क्लीन चिट नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने तकनीकी आधार पर अभी संज्ञान लेने से मना किया है। ईडी को कहा है कि आप अपनी जांच जारी रखिए। इसमें एक टेक्निकल फॉल्ट हुआ है कि सुब्रमण्यम स्वामी यानी एक व्यक्ति के द्वारा शिकायत की गई कोर्ट में और उस पर फिर कोर्ट के आदेश से ईडी ने इस केस की जांच शुरू की है। इसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो जब कोर्ट 2 बार संज्ञान नहीं ले रहा था तो उसके बाद ईडी ने एक्चुअल में जो दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा है उसमें एफआईआर भी दर्ज करा दी थी। शायद उसको एहसास हो गया था कि कोई टेक्निकल गलती हुई है इसमें या चूक हो गई है। तो अभी ये मान लेना कि गांधी नेहरू परिवार को या सोनिया और राहुल गांधी को परमानेंट राहत मिल गई है और इसलिए जश्न मनाने का समय है और सरकार को ब्लेम करने का समय है, मुझे लगता है कि ये कुछ जल्दबाजी है और नासमझी भी है। वो तो बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। लेकिन ये लोग ये नहीं समझ पा रहे कि अगर बाकी सब तरीके से इनको मोदी और शाह कॉर्नर कर रहे, मोदी सरकार इनको चारों तरफ से घेर रही है, तो ये प्रैक्टिकली ओपन शट केस है। इनको फिनिश करना है, गांधी परिवार को, राहुल सोनिया प्रियंका वगैरह को फिनिश करना है, तो ये सबसे आसान तरीका है। लेकिन अगर ये आसान तरीका अवेलेबल होकर भी मोदी इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? अगर राजनीति करते हो आप और कूटनीति समझने की कोशिश करते हो तो ये सीधी बात है कि जो सीधा रास्ता निकलता है तो क्यों नहीं जा रहे वहां से? उसका कोई मतलब होगा ना। हम हाईवे से ट्रैवल कर रहे हैं और अचानक कोई डाइवर्शन आता है, हम डाइवर्शन ले लेते, आगे जाकर फिर वही हाईवे को डाइवर्शन मिलता है, बाईपास मिलता है, तो बाईपास क्यों लेते? बाईपास का मतलब ये नहीं होता कि हाईवे बंद हो गया, बिल्कुल नहीं। तो अगर जो घेरे हुए जा रहे हैं या जिनके खिलाफ केस है उनको ये समझना जरूरी है कि भाई ये इतनी आसान केस है तो मोदी शाह हमको पनिश करने के लिए इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? तो नहीं कर रहे इसका मतलब मोदी शाह का या जो गवर्नमेंट मशीनरी है, फिर वो ईडी हो या दिल्ली पुलिस हो, इनका कोई अलग गेम चल रहा है। वो कहा जाता है ना, बिल्ली चूहे को मारती नहीं, उसके साथ खेलती है, उसके साथ खेलती है। और जो जानलेवा खेल होता है, आपको जीने में नहीं देते और मरने भी नहीं देते, ये खेल ज्यादा डेंजरस होता है और उसमें परिवार फंसा है। और राहुल गांधी का डेस्परेशन आप देखो तो उसको पता है कि आज ना कल जेल में तो जाना पड़ेगा। और जेल में मैं क्यों गया वो बोलेगा नहीं, ये नेशनल हेराल्ड की बात नहीं करेगा। राहुल गांधी को अगर कल कोई अरेस्ट होती है तो बोलेगा देखो मैं मोदी के खिलाफ बोल रहा था, मैं अमित शाह के खिलाफ बोल रहा था, मैं संविधान की तरफ से बोल रहा था। नेशनल हेराल्ड का मामला छोड़कर राहुल गांधी हर चीज पर आरोप उल्टा लगाएगा, लेकिन नेशनल हेराल्ड की बात नहीं करेगा। तो इनको, हमारे देश में इतनी सब जनता जो है वो ज्ञानी नहीं है,
लोगों को लगता है देखो रास्ते पर जो कोई रास्ता क्रॉस कर रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है और उसकी गलती है, लेकिन गाड़ी ने उसको ठोक दिया है, तो गलती तो उसकी है, लेकिन खून उसका निकला है, वो गिर पड़ा है, तो लोग पहले जाकर ड्राइवर को पकड़ते। ड्राइवर की तो गलती है नहीं, रोड क्रॉसिंग की जगह नहीं है, फुल स्पीड में कार अगर जा रही है तो आप बिना देखे रोड क्रॉस करने गए, ये गलती आपकी है। लेकिन आम जनता क्या देखती है, उसको खून लगा है, वो गिर पड़ा है, तो जो सिंपैथी होती है वो जनरेट होती है, और वो सिंपैथी जनरेट करने की कोशिश में पिछले 10 सालों से गांधी परिवार है, और ऐसे में उनको हाथ लगाया गया तो सिंपैथी जनरेट होगी। तो उससे पॉलिटिकल फायदा अगर नहीं है तो जल्दबाजी की क्या जरूरत है, चूहे बिल्ली जैसा खेल खेलते हैं, और जितने गिरते जाएंगे राहुल गांधी उतना अच्छा ही होगा। पॉलिटिकली उनको हराना है, लीगली किसी को कॉर्नर करना और उसको गैंगवार जैसा घेरना, ये कांग्रेस की रणनीति होती है, सेक्युलर रणनीति होती है। बीजेपी की रणनीति वो नहीं होती। बीजेपी की रणनीति या संघ की रणनीति जो होती है वो आपको इतना कमजोर कर देते हैं, अधमरा कर देते हैं कि आपकी लड़ने की क्षमता नहीं बचती। एक नेपोलियन की बात मुझे याद आती है। नेपोलियन ने कहा है कि जो अपने आप मरने वाला है या सुसाइड करने वाला है उसके काम में हस्तक्षेप मत करो। तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, क्यों उनको मोदी जी रोके या हस्तक्षेप करे, चलते रहने दो, चलते रहने दो। अब जितना ये पागल लोग बोलेंगे कि क्लीन चिट मिल गई, देखो कोर्ट ने छोड़ दिया वगैरह वगैरह, तो बाकी जनता तो इतनी पागल नहीं है। अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो रास्ते पर भी लोग थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, कोई इंजीनियर बने, कोई गवर्नमेंट में कर्मचारी है, अधिकारी है, बाबू करके काम करते, वो अखबार पढ़ते, देखते हैं, समझने की कोशिश करके उनको मालूम है कि ऐसा कोई क्लीन चिट नहीं दिया। तो बाकी ये बोलते रहे, ये मीडिया में झलकेगा, लेकिन 98%, 96%, 7% लोग मीडिया से ताल्लुक ही नहीं रखते। तो ये मीडिया में क्लीन चिट मिल गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। वैसे तो तेजस्वी जीत रहे थे, बिहार में वोट चोरी का मामला तूल पकड़ रहा था, हुआ क्या हमने देखा। क्योंकि मीडिया में चमकने से चुनाव ना लड़े जाते हैं ना जीते जाते हैं। तो मीडिया में क्लीन चिट मिलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और बहुत जल्दी 1 महीने बाद 16 जनवरी को मुंबई में भी वही हम देखने वाले हैं, जब बीएमसी का चुनाव होगा और नतीजे आ जाएंगे। भाव बीएमसी के चुनाव पर आएंगे, पर इससे पहले मैं एक सवाल और आपसे पूछूं। ये सबको पता है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने क्या कहा है, बड़ी स्पष्ट भाषा में कहा है, और जिनको समझ नहीं आता है उनको मैं पढ़ करके बता देता हूं। अदालत ने कहा ईडी मामले में आगे की जांच जारी रख सकती है, ईडी मामले में आगे की जांच जारी रख सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस स्टेज पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता क्योंकि ईडी का मामला सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत और मजिस्ट्रेट के सम्मन आदेशों पर आधारित है, ना कि एफआईआर पर। अब तकनीकी मामला तो ये है कि ईओडब्ल्यू यानी दिल्ली पुलिस की जो इकोनॉमिक ऑफिस विंग है उसने अब एफआईआर दर्ज कर ली है। तो जो इसमें एक्यूज बनाए गए थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पैत्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी, इनके खिलाफ अब जांच पड़ताल उस एफआईआर के आलोक में ईओडब्ल्यू करेगी, ईडी को देगी, और ईडी नए सिरे से अपना आरोप पत्र तैयार करके वो राउज एवेन्यू कोर्ट या जो भी जज होंगे उनके सामने पेश कर देगी, मामला संज्ञान ले लिया जाएगा। तो इसमें इतना उछलने की जरूरत क्या है, जितना कि ये कांग्रेस के कुछ नेता क्लीन चिट अपनी तरफ से दे रहे हैं गांधी नेहरू परिवार को। नहीं, वो और क्या करे। आप बोले उन्हें क्या करना, उन्हें जाकर राहुल गांधी को जूते से मारेंगे? नहीं मारेंगे ना, नहीं मारेंगे, वो उनका नेता है।
तो देखो ये सफाई आ गई, वो झूठ मूठ का तमाशा करेंगे। आपको आपको लगता है कि बस उसको अंदर डालना चाहिए, या जो राहुल गांधी या कांग्रेस के खिलाफ है उनको लगता है, लेकिन कांग्रेस के लोग हैं उनको नहीं लगता ना। उन पर अगर धब्बा लगा है तो धब्बे पर और थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी, साबुन लगाना पड़ेगा, ऐसा कोर्ट बोला तो बोलते देखो क्लीन चिट हो गया, वो तो बोलेंगे। देखो एक बात होती है, जिसकी जान जाने वाली है उसको अगर 4 दिन के लिए भी उसकी फांसी रोक दी जाती है तो वो तो खुश होगा ना, वो खुश होगा। तो कांग्रेस की खुशी वैसी है, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आप सवाल नहीं पूछ सकते, उनको जो करना है वो करेंगे। तो मुझे अजीब नहीं लगता, ये बोलेंगे कोई बात नहीं। वैसे तो ईवीएम के बारे में बोलते थे लेकिन झारखंड के बारे में नहीं बोलते थे, बस झूठ बोलते जाओ, आधा सच बोलते जाओ, ये तो इनकी आदत बन गई है। और उसी आदत में मोदी शाह या मोदी सरकार उनको रखना चाहती है। जितने आधे सच में वो रहेंगे, वो झूठ के माहौल में रहेंगे, तब तक सच का सामना करने की उनको हिम्मत नहीं आएगी। तो यही तो बात, सीधी सीधी बात है उनकी। पॉलिटिक्स तो वही है। पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है, देखो इसमें एक बात है कि मुझे एक सीबीआई के या रॉ के अधिकारी मिले थे, उनसे बात की थी। उन्होंने बहुत सारा पाकिस्तान में क्या चल रहा है उसकी डिटेल मेरे से बात की थी। और बात करते करते उन्होंने बोला कि अरे अगर हम चाहे तो वो क्या उसका नाम है, अजहर मसूद या हाफिज सईद को एक दिन में फटाक से उड़ा सकते हैं। तो मैंने उनको बोला तो उड़ाओगे तो नहीं? तो बोला बिल्कुल सही आपका जवाब है, लेकिन क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम उनको उड़ाएंगे नहीं? मैंने बोला अरे उनके तरफ उंगली उठाकर आप बाकी के प्यादे मोहरे साफ कर रहे हो, तो राजा को मारोगे तो खेल बचेगा ही नहीं ना, खेल जारी रहता है। सही है। खेल में शतरंज का खेल जैसी पॉलिटिक्स होती है, उसमें राजा को मारा नहीं जाता, राजा हार मान लेता है और वही जो गेम होता है वो खत्म होता है, राजा को मारा नहीं जाता। तो यहां अगर गांधी परिवार राजा है तो उसको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको अधमरा बना रखा है, और अधमरा वो खुद ही विड्रॉ करेंगे और तब तक ये गेम चलता रहेगा। और ये हम सिर्फ लीगल जो एक्शंस है वो देखते हैं, लेकिन लीगल एक्शंस के साथ इसमें पॉलिटिक्स भी है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि भाई एक कोई पकड़ा गया फ्रॉड करते हुए और किंगफिशर का विजय मल्ल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, ऐसी ये बात नहीं है, पॉलिटिक्स की बात है। तो इसलिए वो तो बोलेंगे क्लीन चिट मिल गया। वैसे तो विजय मल्ल्या भी बोल रहा है कि मैंने पूरा का पूरा लोन उतार दिया है, तो मुझ पर केस क्यों है? तो बोलते तू वापस आ जाना, तेरे को कोर्ट क्लीन चिट दे देगी। तो वो नहीं आ रहा है। तो गेम क्या होता है, कैसे, कानून वही है, लेकिन उस कानून का इस्तेमाल आप किस ढंग से करोगे, इससे मतलब होता है। सब्जी काटने के लिए ही घर में एक छोटा छुरी चक्कू होता है, लेकिन उससे मर्डर भी हो सकती है। तो बहुत सारी बातें होती है। आपके हाथ में औजार क्या है उससे मतलब नहीं, आपके दिमाग में मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। तो इसमें ये बात है, कोई बड़ी बात नहीं। राहुल गांधी का लक्ष्य क्या है भाऊ? वो कबर खोद हो रहे हैं ना, मोदी की कबर खुदेगी वगैरह वगैरह कुछ रामलीला या कहा, वो उनका रैली हो गया। मोदी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, ये कहते कहते 90 फीट गड्ढा खोद गए और खुद ही नीचे अटक गए। अब वहां से बाहर कैसा निकलना, कोई सीढ़ी वगैरह तो है नहीं। यानी मोदी के लिए गड्ढा खोदते खोदते इतना गहरा गड्ढा खोद लिए है कि 90 फुट, कुछ 95 फुट बोलते, जितने चुनाव हारे उतना एक एक फुट गिनो, तो खुद 90 फुट 95 फुट गड्ढे में गिर गए नहीं, खोदते खोदते नीचे गए, मिट्टी ऊपर रखते गए, लेकिन भूल गए कि गड्ढे से खुद को बाहर निकलना है। और बोलते कि मोदी के लिए खोद रहा है, तू 90 फुट नीचे गया है ना। वो समझने के लिए थोड़ा दिमाग जरूरी होता है, बस वही चीज राहुल गांधी के पास है नहीं। तो उनका लक्ष्य क्या होगा?
कोई लक्ष्य नहीं है। फिर से विदेश निकल गए हैं 5 दिन के लिए। बता रहे हैं कि जब संसद का सत्र समाप्त हो जाएगा तब 20 तारीख को लौटेंगे और इस दौरान तमाम अहम बिल पेश होने हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनको विदेश में रहना चाहिए ऐसे मौके पर या यहाँ रहना चाहिए? उनको भी पता नहीं है ना, उनको कहाँ पता है। अच्छा, आप जिसको विदेश भेज दो उनको विदेश नहीं लगता। एलओपी आपके दिमाग में जो है रूल्स रेगुलेशन, उस तरीके से आप उसका एनालिसिस करते हो, लेकिन उनके लिए राहुल गांधी है। वो अपोजिशन लीडर हो ना हो, देश में हो ना हो, विदेश में हो ना हो, जमीन पर हो ना हो, हवा में हो, उनको पता नहीं क्या है, क्या सही है क्या गलत है। इसका ही जिसको पता नहीं है उसके बारे में ये सब चर्चा फजूल की चर्चा है। पार्लियामेंट में क्या होगा उससे मतलब नहीं है। वो परसों बोल रहे थे, देखा अमित शाह का हाथ कांप रहा था। अब क्या बोलेंगे हम? क्योंकि देखो, मैं हमेशा एक बात कहता, हमको भूत दिखता नहीं इसका मतलब भूत नहीं है, लेकिन जिसको दिखता है उसको दिखता है क्योंकि उसे देखना है। बात सीधी है ना। देखो, वही फिल्म होती है कि ये टीवी पर अलग अलग सीरियल, फैमिली सीरियल चलते हैं, वो देख के भी आंसू बहाने वाले लोग हैं ना, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो एक्चुअली तो टीवी के बॉक्स में ये एक स्टोरी चल रही है, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, उसमें हकीकत भी नहीं है। मालूम है कि ये सीरियल है, ये अच्छे और सच्चे लोग तो है नहीं, ये फैमिली भी नहीं जिसके फैमिली ड्रामा हम देख रहे हैं, फिर भी वो देखकर इमोशनल होने वाले लोग होते हैं। तो वैसे ही राहुल अपनी अलग दुनिया में रहते हैं, तो उनकी दुनिया को हमारे रूल्स नहीं लगते, हमारा लॉजिक उनके जिंदगी में है नहीं, उनका लॉजिक अलग है। अगर दीवार पर एक छिपकली चढ़ रही है, राहुल गांधी बोलेंगे देखो कैसा हाथी दीवार पर चढ़ रहा है, तो जयराम रमेश वगैरह बोलेंगे देखो देखो अजीब बात है, इतना बड़ा हाथी है लेकिन छोटा होकर दीवार पर चढ़ रहा है, अगले मंजिल पर जाएगा और फिर से हाथी बन जाएगा। आप उनको सवाल पूछोगे तो वो छिपकली की भी सूंड दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों से आर्ग्यूमेंट करना गलत है, उनको उनके भ्रमित स्थिति में रहने देना ही खुश होता है। मराठी में उसको हम बोलते हैं अज्ञानातला आनंद, यानी अनपढ़ रहने भी एक खुशी होती है, सुख होता है, वो उस सुख का मजा ले रहे। और राहुल गांधी को एक वीडियो है ना, और ये खुशी, ये आनंद मैं पूरी देश को देना चाहता हूँ, तो अजीब बात है, तो वो खुश रहे। भाव बात ये है कि पूरी दुनिया, पूरा देश जो भी सदन की कार्रवाई देख रहे थे उस दिन, अब तो चूंकि ग्लोबलाइज है सारी चीजें, ऑनलाइन भी चीजें चलती हैं, केवल ये नहीं है कि संसद टीवी को देश में ही देखा जाता है, पूरी दुनिया में देखा जाता है। सब देख रहे थे कि अमित शाह ने इनको डांटा बीच में दखल देने पर और ये कहने पर कि जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाए थे पहले आप उसका जवाब दीजिए। तो अमित शाह ने कहा था कि आपकी मुंसिफी नहीं चलेगी यहाँ पे, सदन की नियमावली से चलता है, जो बोलता है वो तय करता है कि उसको क्या क्रम रखना है बोलने का। आपके कहने से मैं अपना क्रम नहीं तोड़ूंगा। और कैमरों पर है सारी चीजें, सबने देखा है, इसके बावजूद आप बाहर आकर के झूठ बोलें, यानी लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करें, जो राहुल गांधी लगातार 2014 के बाद से कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं की, अपने नेताओं की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, लगातार हार रहे हैं, कोई ना कोई बहाना बना रहे हैं। इस बार भी डपट पड़ी है, डांट पड़ी है और कह रहे हैं कि अमित शाह के हाथ कांप रहे थे। नहीं, वो ठीक है ना। वो देखो, एक बात मैंने वही तो आपको बोला ना, जिसको भूत देखना है वो देखेगा ना। आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले?
अब हर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है, उसके जवाब पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री देते नहीं है, देने की जरूरत भी नहीं। जो कुछ है वो सवाल हाउस में उठाना पड़ता है। ये आम आदमी को भी समझता है, जिसको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मालूम है उसको कहता है। इसको समझ आप। अब मुझे एक बताइए, आपके घर में एक अब छोटी नातिन है, अब इसकी पूरी समझ नहीं है, इस पर आप चर्चा करते हो घर में? क्यों नहीं करते कि भाई इसको एबीसीडी क्यों नहीं आ रहा है, इसे अब कड़ई क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आएगा ना, नहीं आएगा, उसकी इतनी समझ नहीं है। तो ये चर्चा का सब्जेक्ट है ही नहीं। हाँ, टाइम पास का सब्जेक्ट जरूर है। हम एंजॉय करते हैं, हमारे घर में छोटा बच्चा होता है, वो अलग अलग बचकानी हरकतें करता है, तो हम उसको एंजॉय करते हैं। मैं राहुल गांधी को एंजॉय करता हूं, उसको सीरियसली नहीं लेता। अब कुत्ते की दुम टेढ़ी क्यों है? अरे सदियों से टेढ़ी है भैया, सदियों से टेढ़ी है। इसलिए तो उस पर एक कहावत बन गई है ना, कुत्ते की दुम। तो वैसे राहुल गांधी वैसे वो सीधी होने वाली नहीं है। आप कितने भी डिबेट करो, आप कितनी भी सराहना करो, आप कितनी भी निंदा करो, अलग अलग नलियों में वो दुम डालो, वो सीधी होने वाली नहीं है, क्योंकि दिमाग है ही नहीं। एक जो व्यंग काव्य का प्रोग्राम होता है, उसका वीडियो में मैंने देखा, तो उसमें एक व्यंग कवि ने बढ़िया बोला, कांग्रेस वालों का भरोसा किस पर है और किस पर नहीं है ये बात छोड़ दो, लेकिन बैल दूध एक दिन देगा, इस पर कांग्रेस वालों का भरोसा है। इससे और व्यंग क्या हो सकता है कि राहुल गांधी सही ढंग से काम करेंगे, अपोजिशन लीडर बनके, प्रधानमंत्री बनकर, या और कोई भी काम, नौका में बैठकर मछली पकड़ने जाएंगे तो अचानक डुबकी मारेंगे। अब ये किसी ने सोचा था? आप मुझे बताइए। तो ये एंजॉय करने की बात होती है, चर्चा करने की बात नहीं होती। हाँ, वो एलओपी पर बैठे, ठीक है, कोई कुत्ता आकर या बंदर आकर अगर सिंहासन पर बैठ जाए, इसलिए राजा नहीं होता, क्योंकि राजा जो होता है उसको कारोबार होता है, वो चलाना होता है, सत्ता चलानी होती है, निर्णय लेने, फैसले लेने होते हैं। अब राहुल गांधी बैठकर वहां क्या करेंगे? बैठेंगे तो मानता हूं मैं, बहुत सारे लोग बैठते, लेकिन सिंहासन पर बैठने से या अपोजिशन लीडर की जगह पर बैठकर राहुल गांधी बड़े नहीं होते। अब ये इसकी समझ में नहीं है, और कांग्रेस वालों को भी ये सब समझता है, लेकिन वो लाचार है कि राजा खुश होगा। आपको एक बात और बता दूं कि हम बार बार सुनते हैं, कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो फिडल बजा रहा था। आपको मालूम है नीरो कौन था, कैसा था? उसकी भी हिस्ट्री अवेलेबल है। नीरो परवर्ट था, विकृत था, उसका दिमाग नहीं चलता था, लेकिन वहां के जो उसके बड़े बड़े पंडित हुआ करते थे, वो तो उसकी सराहना करते थे, गुणगान करते थे कि ये तो बड़ा कलाशक्त राजा है, ये तो बड़ा अच्छे अच्छे फैसले लेने वाला राजा है। शर्म आती है मुझे, वो जो उन नीरो के समय के जो बुद्धिवादी थे, बुद्धिजन थे, और आज के हमारे देश के जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, उनकी तुलना हो सकती है कि राहुल ने ये किया, राहुल ने वो किया, राहुल ने घेर लिया। अरे क्या मजाक कर रहे हो? लेकिन उनको भी नहीं रोक सकते, क्योंकि उनको तो मालूम है उनकी रोजी रोटी उस पर निर्भर है। जब तक राहुल फिरा रहेगा, खुश रहेगा, तो हमारे कटोरे में कुछ डालेगा। तो उनको अपनी इज्जत बेइज्जत हो रही है ऐसे बातें करके, ये भी इनके समझ में नहीं आता है। तो हम क्या करें? तो राहुल कभी दिमाग की बात करेगा, ये सोचना पहले बंद करो। मैं आपको बार बार बोलता हूं, उससे अच्छी चीजें है, देखने जैसी, कहने जैसी बहुत सारी चीजें हैं। अभी अभी धुरंधर नाम की फिल्म आई, इतना धमाल कर दिया है, तो उससे लोग अलर्ट हो रहे हैं, नव जागरण शुरू हो गया है। तो ये बातें हो रही है। हाँ, राहुल गांधी का उसमें कुछ हिस्सा है, क्योंकि राहुल गांधी जितनी निगेटिविटी फैलाएंगे, उतनी पॉजिटिविटी अपने आप सुपोषित होगी,
इसकी भी गारंटी है। इसलिए राहुल गांधी की भी जरूरत है इस पॉलिटिक्स में। अमित शाह ने सदन में बोलते हुए कहा था कि वो दिन भी अब दूर नहीं है जब कार्यकर्ता ही इनको घेर कर इनकी कैफियत तलब करेंगे। कब वो समय आपकी दृष्टि में आएगा? असम केरल के बाद आएगा क्या, या अभी और समय लग सकता है? बहुत समय लगेगा, मैं नहीं मानता। मुझे हमारे, मैं जब पहले पेपर में नया नया काम करता था, हमारे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने, वो हमारे पेपर के जो जो ये थे, प्रमुख थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, वो शराब वगैरह पीते थे और धंधे पर उनका ध्यान नहीं था। तो उन्होंने, हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने एक बात बढ़िया कही थी कि इनकी आंखें तब खुलेगी जब आंखें बंद होने का समय आएगा। तो कांग्रेस वाले ये कब करेंगे, इसका टाइम ये है, ये रिजनेबल टाइम है। कांग्रेस वालों को जगने के लिए वो रिजनेबल टाइम है कि कांग्रेस जब मरने के कुछ पल बचेंगे तब कांग्रेस वालों की आंख खुलेगी। जिनकी जल्दी खुल जा रही है वो तो कांग्रेस छोड़कर भाग रहे। तो अमित शाह जो बोल रहे हैं वो राहुल के दिमाग में तो आने का सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन बाकी लोग जो है, चमचे हैं, वो भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो तो कर्तृत्व ही नहीं, उनके पास कोई कौशल नहीं है, क्षमता नहीं है। तो उनको राहुल कटोरे में डालता है, उस पर निर्भर रहना है। वो तो राहुल को नहीं छोड़ेंगे, नहीं भगाएंगे, वो उसको पकड़ कर रखेंगे, क्योंकि जब तक राहुल है तब तक उसके नाम पर भीख मांगना पॉसिबल है। गांधी परिवार है ना, बिल्कुल। तो बात ये, तो उनकी बात छोड़ दो। वो मामला सीरियसली लेने जैसी, राहुल और कांग्रेस ये बातें सीरियस लेने जैसी बची नहीं है, अभी बची नहीं है। और कल परसों की बात है, केरला में भी हमने देखा है क्या हुआ है। ममता बिल्कुल। दीदी डरी हुई है, आपका अखिलेश डरा हुआ है, तो उससे समझ में आता है। हाँ, लेकिन एक बात होती है, अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, ये बीच बीच में ऐसे राहुल या गांधी परिवार के बारे में बोलते हैं, क्योंकि मीडिया के भी कटोरे में कुछ डालना पड़ता है, उनको ब्रेकिंग न्यूज देनी पड़ती है। ये अमित शाह जब बोलते हैं या मोदी जी परिवार पर या ऐसे बोलते हैं, ये कुत्ते के सामने डाली हुई मैं हड्डी मानता हूं। तो ब्रेकिंग न्यूज करके हड्डी चबाते बैठ जाते हैं। इससे ज्यादा अमित शाह गंभीरता से राहुल गांधी को नहीं लेते, ना उनके बारे में कुछ करते हैं, ना करना चाहते। उनको मालूम है दे आर डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को कितना भी चाबुक से पीटो वो ना खड़ा रहेगा ना दौड़ेगा। हाँ, वो राहुल गांधी को लगता है कि वो रेस का घोड़ा है, भारत का घोड़ा है, लंगड़ा घोड़ा है, लेकिन घोड़ा मरा हुआ है। लेकिन बहुत 14 दिसंबर को एक ऐसी घटना घटी, फिर ये जो सो कॉल्ड मीडिया के धुरंधर हैं, इनको बड़ा झटका लगा जब पता लगा कि बिहार के बाहर, जो जिनको कोई जानता नहीं, जिनका नाम नहीं सुना कभी, ऐसे मंत्री को, ऐसे 4-5 बार के जीते हुए एमएलए को सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है बीजेपी का। और जिस तरीके से ये खबर आई उसने बहुतों को चौंकाया है। और शायद इसलिए मैं कांग्रेस का नाम लूंगा, शायद कांग्रेस में जो परिपाटी है अध्यक्ष चुनने की, या पुराने अध्यक्ष को धकिया करके, धोती खोल करके भगाने की, नेम प्लेट उखाड़ करके फेंक देने की, उसमें और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के काम करने के तौर तरीकों में इस एक घटना से भी पता लगता है। नहीं, ये कंपैरिजन करने की भी जरूरत नहीं। देखो, कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है। अडवाणी वाजपेयी की बीजेपी और मोदी शाह की बीजेपी अलग है। तो ये कंपैरिजन मुझे गलत लगता है। देखो, एक बात होती है, वो जो वेस्ट इंडीज का बढ़िया बैट्समैन था वीव रिचर्ड्स, उसके सामने किसी ने कहा कि आप तो मुझे दुनिया के सबसे अजीब और महान बैट्समैन लगते हो। तो उन्होंने कहा मैं नहीं, मुझसे भी गावस्कर बड़ा है। तो बोले क्यों? तो बोला उसने
सबसे स्ट्रांग बैटिंग के खिलाफ इतने रन बनाए। मेरे सामने तो जो बॉलर थे 2-3 छोड़कर बाकी उतने ताकतवर नहीं थे, तो इसलिए ये कंपैरिजन गलत है। दूसरा, मैं मानता हूं कि ईडन गार्डन्स में कोई सिक्सर मारता है और चिन्नास्वामी स्टेडियम पर कुछ सिक्सर मारते हैं तो उसमें फर्क होता है, क्योंकि दोनों जगह की बाउंड्री में 30-35 मीटर का फर्क होता है। तो इसको भी रूल से उसको भी सिक्सर बोला जाता है, उसको भी बोला जाता है, क्योंकि ओवर बाउंड्री है। तो कांग्रेस और आज की बीजेपी की तुलना गलत है। हाँ, करनी है तो आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। स्वतंत्रता के पहले स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष जिस ढंग से चुना जा रहा था उससे कंपेयर करो। आज की कांग्रेस है ही नहीं, एक पार्टी की प्रॉपर्टी है, कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। तो ये तुलना करने में अपना दिमाग ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं। हाँ, बीजेपी ने ये बार बार, और कल परसों की बात है, किसी ने एक मैंने वीडियो देखा था कि इतना क्या कर रहे, अखिलेश बोला था कि इतनी दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी बोलते हैं और अपना अध्यक्ष तक नहीं चुन पा रहे। तो अमित शाह ने बोला था यार क्या बात कर रहे हो। हाँ, 10-12 करोड़ हमारे सदस्य, उसमें से एक अध्यक्ष चुनना है। हमारी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हाँ, तुम्हारे पार्टी का अध्यक्ष अगले 25 साल कौन होगा ये मैं बता सकता हूं। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा मैं बता सकता हूं, अभी बता सकता हूं। अगले 25 साल कौन होगा, और सब फैमिली पार्टियां हैं, उस हर पार्टी में अध्यक्ष कौन होगा मैं बोल सकता हूं, लेकिन मेरी पार्टी का नहीं बोल सकता, क्योंकि जो कार्यकर्ता तय करेंगे। आपके यहाँ तो परिवार को तय कर रहे हैं। तो ऐसी मजाक बना हुआ जो पार्टी है या अलग अलग पार्टी है, उनके साथ बीजेपी की कंपैरिजन करना गलत है। यही तो हमारा एनालिसिस में गड़बड़ वहां हो जाती है। हम सेव के साथ संतरे की कंपैरिजन करना चाहते हैं और उससे ब्रेकिंग न्यूज निकालते हैं, तो छोड़ दो। कांग्रेस अपनी मौत मर रही है, देखते रहना। हाँ, मरने का भी धंधा करना चाहते, सिंपैथी जनरेट करना चाहते। इससे आगे कांग्रेस के पास कोई एजेंडा बचा नहीं है। तो इसलिए प्रतीक्षा करेंगे कब मरते हैं, कब इनकी। और एक बात होती है, कोई भी मरता है ना तो उसके अंत्येष्टि करने के लिए पड़ोसी या रिश्तेदार जमा हो जाते, घर वाला नहीं करता, क्योंकि उनको तो मरा हुआ दिखाई नहीं देता। अरे ये तो ताऊ है, ये तो चाचा है, ये तो मामा है, ये तो भतीजा है, लेकिन वो मरा है और ज्यादा दिन रहेगा तो सड़ेगी बॉडी। तो बाहर वाले क्या करते हैं। तो कांग्रेस की अंत्येष्टि बीजेपी हो या बाकी पार्टियां करने की कोशिश कर रही है, तो हमको भी वो कब मरते हैं देखते रहना, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस का रिवाइवल नहीं होगा और इसलिए सर्वाइवल नहीं होगा। भाव, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। और दर्शकों से एक निवेदन है कि आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दें, इस वीडियो को अग्रसारित करें यानी शेयर करें, और ग्रुप्स में अपने मित्रों को, अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, उसमें भी ऑल वाला बटन दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलने शुरू हो जाए। भाव के 2 चैनल हैं, मराठी में प्रतिपक्ष और हिंदी में प्रतिवाद। उनको भी सहयोग करें, सहयोग मतलब सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भाव, नमस्कार। नमस्कार।